नमस्कार, डीजाना न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति और आज का हमारा विषय है कोरोना की प्रदेश में भयावह होती स्थिति। जिस तरह से मध्य प्रदेश में कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है और बड़े शहरों के हाल बहुत ज्यादा बेहाल है, उसको देखते हुए कल इंदौर में एक क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक हुई, जिसमें मंत्री तुलसी सिलावट द्वारा ये संकेत दिए गए कि कोरोना कर्फ्यू जो अभी जारी है उसे और बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि कोरोना की स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही है। केस बढ़ते जा रहे हैं, मौत के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, रिकवरी रेट घटता जा रहा है। उसको देखते हुए जनता का अगर ध्यान रखा जाए तो कोरोना कर्फ्यू को और बढ़ाया जा सकता है। इस पूरे विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे इंदौर के संवाददाता अभिषेक मिश्रा जी। अभिषेक जी, कोरोना की रफ्तार जिस तरह से थमने का नाम नहीं ले रही है, उसको रोकने के प्रयास जो सरकार कर रही है वो तमाम प्रयास उनके विफल साबित होते जा रहे हैं। ऐसे में लॉकडाउन की स्थिति बढ़ने पर जिस तरह से मंत्री तुलसी सिलावट द्वारा संकेत दिए गए हैं, क्या लगता है आपको कि क्या वाकई लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई जा सकती है? हालात तो यही कह रहे हैं कि लॉकडाउन की अवधि बढ़ाना ही पड़ेगी, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना की रफ्तार जारी है उसके मुताबिक स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है, बर्बादी की तरफ है। इस बात में कोई दो राय नहीं है और कहने में कोई हिचक भी नहीं होना चाहिए। वैसे हम लॉकडाउन से संबंधित बातों को आगे बढ़ाएं उससे पहले हम बता दें कि हम इंदौर के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के बाहर मौजूद हैं। यहाँ पर तमाम मरीजों के परिजन भी बाहर मौजूद हैं। कोई अपने परिजन को एडमिट करवाने आया है तो कोई परिजन का हालचाल जानने आया है। हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। भाई साहब, कहाँ से आए हैं? खजराना सर। क्या स्थिति है? ठीक है, अभी रात को हमने हमारी मम्मी को एडमिट करा वहाँ पर। रात को एडमिट करा हमने हमारी मम्मी को। हाँ। तो अभी 12:30-1 बजे रिपोर्ट बताएंगे कैसी कैसी परिस्थिति है। रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर और ऑक्सीजन को लेकर क्या जानकारी? ऑक्सीजन तो है, वहाँ पर ऑक्सीजन लगाया है। इंजेक्शन का भी मालूम नहीं कैसे क्या परिस्थिति है। बाकी ऑक्सीजन वगैरह तो लगाया है। कल रात को एडमिट कल बेड वगैरह मिलने में कोई दिक्कत परेशानी? नहीं, बाकी तो बेड वगैरह कुछ भी नहीं है यहाँ पर, अवेलेबल नहीं है। हाँ, जो भी पेशेंट आ रहा है वहाँ से वापस जा रहा है। आपने एडमिशन कैसे करवाया? एडमिशन वो तो एक बेड खाली हुआ था, बाई चांस हम यहीं पर मौजूद थे उस वक्त, तो फिर मिल गया था। अच्छा, मैंने बेड की किल्लत है। हाँ, बेड की किल्लत है। तो दीप्ति जी, बेड की किल्लत है क्योंकि पेशेंट्स की जो संख्या है वो लगातार बढ़ रही है, जबकि उसके मुताबिक स्वास्थ्य सेवाएं कहीं ना कहीं कम दिखाई दे रही है। हम ये तस्वीरें आपको बता रहे हैं सुपर स्पेशलिटी के ठीक बाहर की है कि किस तरीके से जो तमाम मरीज़ के परिजन हैं जो एडमिशन के लिए आए हैं, तो कुछ जानकारी एकत्रित करने आए हैं, पूछने आए हैं हालचाल की, आखिर अंदर क्या कुछ उन्हें ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, कैसी स्थिति है। और ये तस्वीरें, हम सीधी तस्वीरें बता रहे हैं सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के। जी बिल्कुल अभिषेक जी, भाई साहब, जिस तरह से तस्वीरें देख रहे हैं। दीप्ति जी, कुछ लोगों से चर्चा करना चाह रहे थे हम। जी हाँ भाई साहब, क्या स्थिति है? अरे अंदर अभी जानते ही नहीं। हाँ, अंदर नहीं जानते। 2 दिन से डॉक्टर ही नहीं आ रहा। कल भी डॉक्टर नहीं आया था, आज भी तो मास्क पहले अच्छे से पहनिए, निवेदन है। कल डॉक्टर नहीं आया था, ना सुबह आया ना शाम। तो अभी भी डॉक्टर से कोई अच्छे पता नहीं है और ना कोई अंदर जवाब दे रहा है सही साथ। और रेमडेसिविर इंजेक्शन और ऑक्सीजन वगैरह सब मिल रहा है। बाकी डॉक्टर से कोई बात नहीं हो पा रही है। अंदर ऊपर क्या हो रहा है वो नहीं पता चल रहा। बाकी परी कौन भर्ती है? हाँ, मेरी आंटी भर्ती है। अच्छा, तो कितने मतलब कंडीशन जब आप लाए थे तब क्या? अभी नॉर्मल है। बाकी डॉक्टर वगैरह से कोई बात नहीं हो पा रही वहाँ पे। डॉक्टर से मतलब मरीज की जानकारी नहीं मिल हमारी इतनी जानकारी नहीं मिल पा रही। बाकी अंदर सब बता रहे हैं, दोस्त वगैरह सब लग रहा है, ऑक्सीजन पाइप मिल रहा है। बाकी ऑक्सीजन वगैरह सब मिल रहा है। बाकी अंदर से जानकारी नहीं मिल पा रही तो हो क्या रही है ऊपर। अच्छा, जानकारी नहीं है ऊपर की। जानते ही नहीं आप मरीज के पास में। तो मरीज के फोन से बात करो, कर लो बस। मरीज वो कहता है कि पंखा नहीं है, ये स्टाफ ही नहीं है। सबसे मेन तो स्टाफ ही नहीं है। स्टाफ की कमी है, तो ये एक लोगों की तकलीफ है। और आप देखिए, थोड़ा संघर्ष भी यहाँ पर लोगों के द्वारा किया जा रहा है गेट पर, क्योंकि जानकारियाँ उन्हें नहीं मिल पा रही है कि आखिर क्या ट्रीटमेंट चल रहा है। हालांकि इस बात में कोई दो राय नहीं कि पिछले 1-2 दिनों में जो रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर मारामारी और संघर्ष जारी था, उसमें थोड़ी कमी आई है। ऑक्सीजन को लेकर भी प्रयास जारी हैं। और यहाँ जिस तरह से आप लोग देख सकते हैं कि जानकारियाँ नहीं मिल पा रही है गेट के बाहर, लोग यहाँ कहीं ना कहीं परेशान होते दिखाई दे रहे हैं दीप्ति जी। और यही वजह है कि कहीं ना कहीं कोरोना का कर्फ्यू, जैसे आप बता रहे थे कि आगे बढ़ाया जा सकता है, वो इसीलिए बढ़ाया जाना है क्योंकि समुचित स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जो होना चाहिए, जो सुदृढ़ होना चाहिए, उसकी रफ्तार, उसका अपग्रेशन काफ़ी कम है कोरोना की रफ्तार के आगे। जी हाँ, बिल्कुल अभिषेक जी, मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि जिस तरह से डीजाना न्यूज़ के माध्यम से आप ये तस्वीरें दिखा रहे हैं सुपर स्पेशलिटी के सामने की, और जिस तरह से आपने लोगों से बात की,
मंत्री और प्रशासन लगातार दौरा कर रहा है, बैठक कर रहा है, अस्पतालों के निरीक्षण हो रहे हैं, लेकिन जिस तरह से बात सामने आई कि बेड की कमी यहाँ पर देखने को मिल रही है, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में डॉक्टर्स के बारे में जानकारी नहीं मिल पा रही है, तो ये सारी समस्याओं के निदान के लिए, क्योंकि मंत्री जब निरीक्षण करते हैं अस्पतालों के तो दिशा निर्देश भी जारी किए जाते हैं कि किसी भी तरह की कोई समस्या ना आए, लेकिन इस तरह की समस्या जब आम लोगों को हो रही है तो क्या इनके निवारण हो सकते हैं? देखिए, ये निश्चित तौर पर एक सबसे बड़ी समस्या है कि लोगों को बेड उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। ये बात भी सही है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर थोड़ा जो संघर्ष जारी था उसमें कुछ कमी आई है, ये अच्छा संकेत है, राहत का संकेत है। लेकिन ऑक्सीजन को लेकर किल्लत जारी है, चूँकि ये भी जानकारी मिल रही है कि सरकारी अस्पतालों के माध्यम से कुछ बोलना चाह रहे हैं लोग, अपनी बात बताना चाह रहे हैं। मैं फिर आगे आऊँगा, लेकिन कुछ बताना चाह रहे हैं। सुबह से 17 हॉस्पिटल घूम चुका हूँ, बेड कई 17 हॉस्पिटल घूम चुका हूँ मैं, एक बेड नहीं मिल रहा है इंदौर में कहीं, ना ऑक्सीजन की व्यवस्था, ना इंजेक्शन की व्यवस्था, सब जगह चक्कर काट के थक के पेशेंट 3 घंटे से वेट कर रहा है कि चलो यहाँ पेशेंट को आप लेकर यहाँ घूम रहा हूँ मैं कहीं से भी, कहीं भी व्यवस्था नहीं हो पा रही है। कई शहर में पूरा लाचार पड़ा हुआ सिस्टम, पूरा कोई ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा मेरी नज़र में। अरे वेटिंग करके बैठा हूँ वहाँ पे कि अब देख रहे खाली हो रहे, 3 घंटे से सुबह से आके बैठे हुए बिगड़ नहा धोए घूम रहे, 5 बजे से लेके परेशान है। सुबह 5 बजे से परेशान हो रहे हैं। हम भी 5 बजे से सुबह परेशान है, 3 घंटे से तो लाइन में लगे हुए हमारे अंकल अभी अंदर, पेशेंट भी अभी अंदर है, कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। बेड खाली होगा तो बोले तो सीधे एक ही जवाब दे रहे हैं, बेड नहीं है। इसके अलावा कुछ, मैं खुद 3-4 घंटे हो गए मैं लाइन में अंदर लगा था। कुछ ये मैम कुछ बोलना? जी हाँ मैम। कल आईसीयू में सिस्टर भी नहीं थी, डॉक्टर भी नहीं थी, मेरा बेड आया, मेरा ब्रदर आईसीयू में है, बाईपेप पे वेंटिलेटर सपोर्ट पे है, तो थोड़े सर्विसेज को इनको ध्यान रखना चाहिए। कम से कम एटलीस्ट आईसीयू बेड वालों को तो कम से कम थोड़ा जो क्रिटिकल है उनको तो प्रॉपर देखो भाई। दूसरे रूम में वार्ड में शिफ्ट हो पेशेंट, उनको 10-15 मिनट लेट देखोगे तो भी चलेगा, लेकिन आईसीयू वाले बेड को तो कम से कम पेशेंट को प्रॉपर ट्रीटमेंट देना चाहिए ना। डॉक्टर, मेरे ब्रदर को कल मैं 2.5 घंटे तक यहाँ पे रही, उसको खाना खिलाना, क्योंकि बाईपेप लगा हुआ तो खाना कैसे खाएगा, वो खा ही नहीं पाया। आप कहाँ से? इंदौर से? हाँ, इंदौर से। यहाँ जब अस्पताल में आप उनको लेकर आए थे तो एडमिशन के लिए कितनी दिक्कत हुई आपको? सर, एडमिशन के लिए तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि मेरा तो ब्रदर मतलब ऑक्सीजन लेवल पे था, वो एम्बुलेंस में। मैंने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की कम से कम, तब कहीं जाके उन्होंने कहा कि मुझे ही बोल दिया गया था कि बेड नहीं है हमारे पास आईसीयू का। तो हमको अगर ऐसे में बेड नहीं मिलता तो आपके लिए कितनी बड़ी परेशानी होगा? मेरे तो भाई को कुछ भी हो सकता था ना, क्योंकि हम तो सुबह 12:30 बजे से सब हॉस्पिटल्स में घूम रहे थे। अब मैं उसको एम्बुलेंस में लेके, कोई भी हॉस्पिटल में बेड नहीं है। वेदांता ने तो हमारे हाथ पांव जोड़ लिए थे कि हमारे पास बेड ही नहीं है, ना ऑक्सीजन लेवल है हमारे पास, कुछ भी नहीं है बस। और रेमडेसिविर इंजेक्शन चूंकि वो उनको लगे रहेंगे, टॉसी इंजेक्शन, इसको लेकर नहीं, वो मेडिसिन वगैरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। सर्विसेज, बस स्टाफ का कमी है, स्टाफ और स्पेशली आईसीयू में डॉक्टर्स और वो होने चाहिए सिस्टर। पेशेंट को इंजेक्शन तो कहीं मिल ही नहीं रहा, मैं इंजेक्शन के लिए भी भटका हूँ, कहीं भी नहीं मिल रहा। इंजेक्शन बाहर कहीं पे भी नहीं मिल रहा, ब्लैक में भी नहीं मिल रहा है। हॉस्पिटल में एडमिट हो तो हॉस्पिटल अरेंज करे, हम बाहर से भी करें तो कहाँ से करें? ना मेडिकल पे, ना कहाँ से लाए इंजेक्शन। लेकिन दावे किए जा रहे हैं कि अस्पतालों में उपलब्ध करवा, कहीं नहीं है, कहीं इंजेक्शन नहीं कहीं। कि अस्पतालों में रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध है, ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति है, लेकिन उसके बावजूद किस तरह की स्थिति है? एक और कुछ बोलना चाह रहे हैं? कल से लेके सुबह 5:30 बजे से लेके रात को 9 बजे तक फिरा हूँ, चलते चलते दिमाग ख़राब हो गया। MRTB से लेके फादर को लेके जाना पड़ा, MY आखिरकार कैजुअलिटी में रखा, और कैजुअलिटी में सामने 8 डेथ देखी है हमने। लेके आ रहे हैं, डेथ हो रही है, ऑक्सीजन है ही नहीं बिल्कुल, और वहाँ से कोई रेफरेंस ही नहीं है, ना एम्बुलेंस का आता पता है। मतलब सरकार इतना पैसा खर्च कर रही है सफाई अभियानों पे, पर ये नहीं है कि जनता की सुविधाओं का ध्यान रखा जाए। ना एम्बुलेंस है, ना कुछ है। एम्बुलेंस MY में मेरे फादर को भर्ती किया, एम्बुलेंस के लिए मुझे 4 घंटे बार जा के विनंती करनी पड़ी कि भैया। ये देखिए, यहाँ पर विवाद की स्थिति है। आप देखिए दीप्ति जी, ये मरीजों के परिजन का दर्द आप देखिए, ये देखिए आप, जब किसी अपने की जान इस तरह से खतरे में होती है और व्यवस्थाएं
पूरी तरीके से मुंह मोड़ लेती है, तो ये तस्वीरें हमारे सामने आती है जो आक्रोश की है, क्योंकि ये ज़िंदगी बचाने की जद्दोजहद है। तमाम जो दावे किए जा रहे हैं उसकी हकीकत ये तस्वीर खोल रही है कि क्या हालात हैं और किस तरह का ट्रीटमेंट इस तरह के अस्पतालों में दिया जा रहा है। बिल्कुल, क्योंकि अभिषेक जी जिस तरह से आपने बेड नहीं बात मिल की है रहे हैं। लोगों से, डॉक्टर्स की यहाँ पर बहुत दिक्कत बताई जा रही है। हालांकि प्रदेश में ये बात सामने आ रही थी जी। वही तस्वीर है। ये आक्रोश क्यों है? क्योंकि बेड उपलब्ध नहीं है, अंदर क्या ट्रीटमेंट हो रहा है ये पता नहीं है, दवाओं की दिक्कत है, इंजेक्शन की किल्लत है, और उसके बावजूद भी लोग जो यहाँ आ रहे हैं उनकी कोई सुध लेने को तैयार नहीं है। यही एक आक्रोश है। आप देखिए यहाँ। जी हाँ भाई साहब, जी हाँ बताएं। एक लाइन से सब। जी हाँ, चलो भैया साइड में हो तो ऐसे। भैया आप अंदर आओ। क्या बोलना चाह रहे हैं? अरे आप तो हटो। सब एक लाइन से मिल रहे थे, पुलिस से लेके सब जने। पूरी सरकार चोटी सब चीज ये सब उल्लू बनाते हैं, ऊपर नीचे बिठा के रखते हैं। वो बोलते हैं ऊपर इलाज चल रहा है, इलाज कुछ भी नहीं चलता है। वो बोल देते पेशेंट मर गया। फिर चलो हटो भैया। तो ये देखिए दीप्ति जी, ये क्या स्थितियां हैं यहाँ पर कि पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ रहा है, लोग आक्रोशित हैं और लगभग दिन भर यहाँ पर इस तरह की तस्वीरें सामने आती रहती है, क्योंकि जी हाँ नहीं है हमारे जिले से आया सर, हमारे मरीज सबको नहीं मिलने दे रहे। बताइए छिंदवाड़ा जिले से आए सर, वो मरीज से मिलने नहीं दे रहे। अब दिक्कत है ना। 2 घंटे में 30,000 की गोली लगी है। मेरे भैया को बोल दिया एक्सपायर हो गए हॉस्पिटल में। ऐसा ऐसे किसने लिया आपसे पैसे? हॉस्पिटल वालों ने, सुपर स्पेशलिटी सब ने, सब कोई से भी हॉस्पिटल में चले जाओ, 50,000 30,000 से कम पैसा नहीं। 20-20 30,000 की गोली लगाएंगे और बोल देंगे पेशेंट मर गया। ऐसा कोई होता है? ये सब उल्लू बनाने के कामकाज है इनके। सरकार से एक ही विनंती है कि जितने यहाँ पे बेड पे पेशेंट है सीसीटीवी कैमरे लगाएं और नीचे हमें स्क्रीन प्रोवाइड कर देवे, ताकि ना यहाँ पे कोरोना वायरस की दिक्कत रहेगी, ना कोई एंट्री लेगा। यहाँ पे स्क्रीन लगा लो, इस वार्ड के अंदर ये सीसीटीवी लगा हुआ है, आप अपने पेशेंट को देखते रहो कि टाइम टू टाइम दवा मिल रही है, अगर उसको ऑक्सीजन की नीड है तो ऑक्सीजन मिल रही है, अगर वो पेशेंट को रिक्वायरमेंट है रेमडेसिविर की तो सरकार की ये पूरी उनकी होनी चाहिए उपयोगिता में कि उनको पेशेंट को मिले। और यहाँ पर नीचे सिक्योरिटी के लफड़े, पेशेंट को उनकी भी मजबूरी है सिक्योरिटी वालों को कि वो पैनिक नहीं कर सकते अंदर, उनकी भी हम जानते हैं। सर मैं बोलना चाह रहा हूँ, बिल्कुल निगरानी में हमारा पेशेंट रहना चाहिए। भले हमारी नहीं रहे, लेकिन सर गवर्नमेंट की निगरानी में भी होना चाहिए कि कोई गलत तो नहीं हो रहा है अंदर। तो देखिए दीप्ति जी, कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं पर से भरोसा उठ रहा है कि आखिर अंदर क्या ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, क्योंकि लगातार जिस तरह की तस्वीरें हम लोग देख रहे हैं कि मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, दूसरी तरफ जो मूलभूत सुविधाएं हैं स्वास्थ्य और चिकित्सा से जुड़ी हुई, उसके अभाव में लोग अपनों की ज़िंदगी बचाने के लिए संघर्ष करते दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो तस्वीरें हैं, जी हाँ, जिसका प्रेशर है पैसा है उसको ट्रीटमेंट सही मिल रहा होगा। हम गरीब आदमी है। आप कब से यहाँ पर खड़े हैं आप लोग? हमें तो सर, मेरे को तो कल पूरा दिन हो गया। नहीं तो आप यहाँ पे कोई ऐसे पेशेंट्स आए जो किसी नेता अधिकारी की रिकमेंड पर आए हैं उन पर? हम नहीं आए सर यहाँ पे नेता अधिकारी के पेशेंट बनाया जा रहा है, उनको एडमिट कर रहा है बराबर। तो ऐसे आपको कैसे पता? आदमी फोन पे हो रहा है ना, खड़े हैं यहाँ पर, हम खुद खड़े हैं वहाँ पे, खुद देख रहे हैं। हमारा कोई काम नहीं है, हमको वहीं लाइन में खड़े करके रखा है। पैसे लेके अंदर जान दे रहे हैं, पैसे भी ले रहे हैं वो लोग, वो पैसे लेके अंदर जान दे रहे हैं। हाँ, पैसे लेके अंदर जान दे रहे हैं। बिल्कुल। मैं वैसे आपसे निवेदन करूंगा, आप भी मास्क अच्छे से पहने, क्योंकि ये परेशानी कहीं ना कहीं बढ़ती दिखाई दे रही है। आपकी पीड़ा को हम समझ सकते हैं। कल की घटना मेरे साथ जो हुई है, मैं सुबह से लेकर शाम तक फिरता रहा, यहाँ आया, मैंने उनको हाथा जोड़ी की कि पेशेंट ऐसा है, इसको ऑक्सीजन की नीड है और आईसीयू में एडमिट होने की रिक्वायरमेंट है मेरे फादर को। बट वहाँ जो ड्यूटी डॉक्टर था, मैं उसको हाथ जोड़ रहा तो वो मेरे पैर पकड़ रहा कि भैया नहीं है, बेड नहीं है। पर आखिरकार पीछे से पता नहीं किसका प्रेशर आया, उसने 3 पेशेंट फिर पूरी करूंगा। भाई साहब बहुत परेशान दिख रहे हैं, अभी थोड़ा आक्रोशित भी उन्हें होना पड़ा। सर क्या पीड़ा रही है आपकी? पीड़ा साहब ये है, यहाँ पर सिर्फ आदमी अपनी वर्दी का इस्तेमाल करके बहुत समझता है मैं बहुत ताकतवर इंसान हूँ। आदमी की मानवता फेंक दी है। आदमी, मेरा बच्चा है, आज सवेरे 4 बजे से मैं उसको अरविंदो हॉस्पिटल लेके गया हूँ। मेरा बच्चे को ऑक्सीजन की आवश्यकता थी, डॉक्टरों ने मना कर दिया हाथ लगाने के लिए। कितनी उम्र है आपकी? उसकी, मेरे बच्चे की उम्र है 24-25 साल की उम्र है। डॉक्टरों ने हाथ लगाने के लिए मना कर दिया। अभी मुझे पता चला कि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में वहाँ पे वेटिंग ली जा रही है और यहाँ पूरा सरकारी कामकाज हो रहा है।
इस हिसाब से मैं आया। और हम लोगों का मित्र है, उन्होंने हमें आवश्यक मित्र है हमारा, उन्होंने बोला आप यहाँ आ जाओ, मैं आपका सब काम करवाऊँगा। मैं उस हिसाब से यहाँ मिलने के लिए आया। उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है आप जाओ, तो वो आके पीछे से मेरे को धक्के मारा का मतलब मैं गिर पड़ता, ऐसे बुरी तरह से धक्के मारे। आज मेरी उम्र 62 साल की है और मेरे को धक्के मार रहे हैं, ये मानवता कहलाती है? ये एडमिट हो गए आपके पास? वही के लिए आया हूँ मैं सब। अभी तक नहीं हुआ? अभी मेरे को यहाँ पर पहले वेटिंग लिस्ट में नंबर दिया जाएगा, प्रायोरिटी के हिसाब से वो मेरे को इंटर करेंगे। अभी वो काम ही नहीं हुआ, पहले ही साहब लात मार के धक्के मार के बाहर। लेकिन अभी तो जरूरत है आपके बेटे को ऑक्सीजन की, तब तक अभी मैं घर पे रखा है, मेरे घर में मैंने दूसरा एक स्टैंड बाय अरेंजमेंट करा हुआ है। अच्छा। तो यहाँ लेके आना है, तो इसके लिए मैं आया हूँ। अब इस प्रकार की यदि बदतमीजी जो बेचारा पेशेंट है, जो दुखी है, वो उसके साथ होगी तो कौन विश्वास करेगा? मानवता कहाँ गई? मानवता कहाँ गई? दीप्ति जी, आप पीड़ा समझिए कि कितनी ज़्यादा इन लोगों की पीड़ा है, कितनी ज़्यादा तकलीफ में यहाँ पर ये ज़िंदगी बचाने के लिए जद्दोजहद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि मीटिंग्स का सिलसिला जारी है, जबकि ये मीटिंग्स सिर्फ बंद कमरों में हो रही है और ज़मीनी हकीकतों से ये मीटिंग्स और उसमें लिए गए निर्णय काफ़ी दूर दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से मानवता की बात की जा रही है, तो स्वास्थ्य विभाग को जिस तरह से कोरोना काल में एक सल्यूट किया जा रहा था, उनकी सेवाओं को सल्यूट किया जा रहा था और जिस तरह से वह निरंतर कार्य करके एक तारीफ़े काबिल कार्य कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से ज़मीनी हकीकत पर जब जुड़कर हम लोगों से बात कर रहे हैं और जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही है, तो उससे पता चल रहा है कि स्वास्थ्य विभाग की लापरवाहियाँ भी काफ़ी देखने को मिल रही हैं। इस पर क्या लगता है आपको? क्या कुछ, क्योंकि डीजीआना न्यूज़ के माध्यम से जिस तरह की तस्वीरें आपने दिखाई है, उस पर क्या सरकार कुछ कड़े कदम उठा सकती है, या फिर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल जो कि सरकार की सुविधाओं से मुहैया कराया गया है, उसमें कुछ फेरबदल किया जा सकता है, वहाँ पर कुछ व्यवस्थाएं बदली जा सकेंगी? देखिए, हम लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि हम सही तस्वीर और ज़मीनी हकीकत से जवाबदारों को रूबरू करवा सकें। और अभी भी ये हालात आप देखिए, क्योंकि इस बात में कोई दो राय नहीं है कि कई लोग आरोप जो लगा रहे हैं कि प्रभावशाली जो तमाम लोग हैं उनकी रिकमेंड से लोगों को जो पीड़ित है उन्हें कहीं ना कहीं एडमिशन मिल रहा है, वो एडमिट हो पा रहे हैं, उन्हें स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल रहा है। लेकिन जो आम आदमी है वो किस तरीके से संघर्ष कर रहा है वो हमने बताने की कोशिश की है, जबकि ज़िंदगी का मोल सभी के लिए एक बराबर होता है। ये पहली बात। दूसरी बात की जाए कि इस दौर में भी कई ऐसे चिकित्सक हैं, कई ऐसे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं जो ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों ने जो भगवान की शक्ल में इन दिनों शैतान का काम कर रहे हैं, उन्होंने इस पूरे पेशे को, इस पूरे स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी महत्वपूर्ण कड़ी को बदनाम करके रख दिया है और उसी की भेंट कहीं ना कहीं तमाम जिंदगियां चढ़ रही है। कई लोग जीवन मृत्यु के बीच संघर्ष करते दिखाई दे रहे हैं और उनके परिजन इस तरीके से बाहर जिंदगी बचाने के लिए परेशान होते दिखाई दे रहे हैं। उनके माथों पर चिंता की लकीरें, आंखों में आंसू साफ तौर पर हम देख सकते हैं और ये बता रहे हैं कि किस तरीके से ये इंदौर शहर महामारी की चपेट में है और हमारा सिस्टम संक्रमण की चपेट में है। अगर ये महामारी आज समाज में है तो निश्चित तौर पर कमज़ोर स्वास्थ्य सेवाओं का जो संक्रमण है वो भी हम हमारे शासन और प्रशासन के सिस्टम में साफ तौर पर देख सकते हैं। अब तो सिर्फ उम्मीद ही की जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर जवाबदार अधिकारियों का भी कहना है कि हालात सुधरने में 10 से 12 दिन लगेंगे, लेकिन 10 से 12 दिन में न जाने कितने जीवन समाप्त हो जाएंगे, कितने अपनों को छोड़ देंगे, कितने परेशान होते रहेंगे, इस पर कोई चर्चा करने को तैयार नहीं है। ये भी बहुत ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण पहलू है। उससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जो तमाम जवाबदार हैं वो सभी प्राइवेट और निजी अस्पतालों में लगातार मॉनिटरिंग के माध्यम से वहाँ पहुँचते रहे, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि मॉनिटरिंग करने वाले अधिकारियों और नेताओं ने जो अपने आप को सबसे ज़्यादा सक्रिय बताते थे, दूरी बना ली है और उसी का कहीं ना कहीं फ़ायदा जो है वो अन्य लोग और कालाबाजारी उठा रहे हैं और यही वजह है कि लोगों की समस्याओं का निदान नहीं हो पा रहा है। कल ज़रूर हमने देखा जो रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी कर रहे थे, एक मेडिकल संचालक पे कार्रवाई की गई है, कुछ अस्पतालों को भी उस रडार में लिया गया है। लेकिन सवाल ये है कि ये समस्या पिछले 20 दिनों से है। पिछले 20 दिनों से लगातार इंजेक्शन की कालाबाजारी जारी थी, पिछले 20 दिनों से लगातार न जाने कितने लोगों की मौतें हो गई। तो अब जागकर क्या मतलब है? हालांकि ज़रूरी है कि अब सख्त कार्रवाई की जाए, लेकिन महत्वपूर्ण उससे ज़्यादा ये है कि स्वास्थ्य सेवाओं को जितनी ज़्यादा अपग्रेडेशन की तरफ ले जाया जाएगा उतना ज़्यादा लोगों को राहत मिल पाएगी, क्योंकि अभी ऐसा लग रहा है कि आने के वाले समय के लिए कोई प्लानिंग नहीं है, न शासन के पास न प्रशासन के पास। तो सिर्फ एक इंतज़ार किया जा रहा है कि कब ये वेव कम होगी और इसका प्रभाव कम होते ही अस्पतालों पर दबाव कम होगा। लेकिन ये सिर्फ भविष्य के तौर पर सिर्फ एक सोचे जाने वाली कल्पना है। आगे क्या होगा ये किसी को नहीं पता। हो सकता है कि ये वेव और ज़्यादा बढ़ जाए, इसकी चपेट में और ज़्यादा पेशेंट आ जाए, तो कोई प्लानिंग नहीं है। और निश्चित तौर पर अगर
प्राकृतिक तौर पर ये असर इसका कम नहीं होता है महामारी का, तो इंदौर शहर आने वाले समय के लिए बहुत बड़े संकट में दिखाई दे रहा है, संक्रमण के ढेर पर दिखाई दे रहा है। और निश्चित तौर पर जो तमाम जवाबदार हैं उनकी निष्क्रियता और सिर्फ मीटिंग्स के माध्यम से जनता के सामने बड़े बड़े दावे पेश करने वाली जो सूरत हमारे सामने आ रही है, वो भी एक दुर्भाग्यपूर्ण। बिल्कुल अभिषेक जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि मीटिंग करने से कोरोना महामारी खत्म नहीं होने वाली है, लेकिन कलेक्टर जिस तरह से सख्त रुख अपना रहे हैं और खासकर इंदौर कलेक्टर जो मनीष सिंह हैं, उनका जो जिस तरह का रुख देखा जा रहा है, क्योंकि ये एक तस्वीरें आपने दिखाई हैं सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के सामने की, लेकिन एप्पल हॉस्पिटल भी काफ़ी सुर्खियों में रहा है। पहले भी वहाँ पर इस तरह की बातें सामने आई है कि वहाँ पर बहुत लूटा जा रहा था मरीजों को, और अब फिर वहाँ के मेडिकल संचालक पर कार्यवाही की गई है, क्योंकि वहाँ पर रेमडेसिविर इंजेक्शन की 28 वायल पाई गई है और जो उन्होंने कालाबाजारी के लिए रखी हुई थी। तो ऐसे में कलेक्टर किस तरह से और इसको अच्छे पुख्ता इंतजाम कर सकते हैं, हॉस्पिटल्स को किस तरह से कमांड किया जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से आपने कहा कि डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं लेकिन अभी वो शैतान का रूप लिए हुए हैं, तो इनको किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है? देखिए, पहली बात तो जो सख्त कार्रवाई के नाम पर वाहवाही लूटने वाली जो एक परंपरा है, वो इस असामान्य दौर में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये वाहवाही लूटने का दौर नहीं है कि सख्त कार्रवाई की है। सख्त कार्रवाई करने के बाद भी ज़मीनी हकीकत क्या है वो हमने तस्वीरों के माध्यम से, लोगों की पीड़ा के माध्यम से बताने की कोशिश की है। दूसरी बात, जिस तरीके से लूट खसोट का जो सिलसिला है अभी भी जारी है, बदस्तूर जारी है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि मॉनिटरिंग की जाए। आज कुछ लोगों को जवाबदारी दी गई है जो पेशेंट्स को एडमिशन करवाने के साथ साथ रेमडेसिविर उपलब्ध करवाने की व्यवस्था में जुटे हुए हैं, लेकिन तकलीफ ये है कि ये अधिकारी किसी का फ़ोन नहीं उठाते हैं और अगर किसी से चर्चा भी हो जाती है तो सीधे तौर पर हाथ जोड़ देते हैं कि हम कुछ करने की स्थिति में नहीं है। तो ऐसे में सख्त कार्रवाई का क्या मतलब जब लोगों को इलाज ही नहीं मिल पा रहा है। तो ज़रूरी है पर्याप्त मॉनिटरिंग हो, अधिकारी सहित तमाम जनप्रतिनिधि ऐसे लोगों से आकर मिलें, उनसे चर्चा करें, तब जाकर ज़मीनी स्थिति का अवलोकन किया जा सकेगा और हालात को सुधरने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा सकेंगे। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से सिर्फ बंद कमरों में मीटिंग का दौर जारी है, तो आप यकीन मानिए उससे आप ज़मीनी स्थिति से रूबरू नहीं हो पाएंगे। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि भौतिक सत्यापन अपनी व्यवस्थाओं का करें, तभी जाकर कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं में सुधार की उम्मीद या गुंजाइश दिखाई दे सकती है। वरना अगर सिर्फ मीटिंग्स का ही सिलसिला जारी रहा और एक आध दो कार्रवाई करने के बाद में ये मान लिया जाए कि बहुत बड़ी कार्रवाई हो गई और उससे व्यवस्थाएं सुधर गई है, तो ये दूर की कौड़ी है। इन बातों का कोई बहुत ज़्यादा हम प्रभाव देखेंगे वो समझ से बाहर है। लेकिन इतना ज़रूरी है कि अब सब तमाम जो जवाबदार लोग हैं वो फील्ड पर उतरें, लोगों से चर्चा करें, उनसे संवाद करें, उनकी पीड़ा समझें और उसके आधार पर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को ठोस स्वरूप प्रदान करें, तभी जाकर इस महामारी के साथ साथ निपटा जा सकता है और लोगों की पीड़ाओं को भी कम किया जा सकता है। अभिषेक जी, तमाम तरह की बातें सामने आ रही हैं और उससे प्रशासन पर लगातार सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। लेकिन अब बात की जाए, हम वापस आते हैं हमारे मुद्दे पर कि जिस तरह से कोरोना कर्फ्यू बढ़ाने की बात की गई है, उसमें उन्होंने बेवजह घूमने वालों के लिए सख्ती दर्शाने की भी बात कही गई है कि इस बार सख्ती ज़्यादा होगी, रियायतें भी ज़्यादा होगी लोगों को। लेकिन किस तरह से रियायतें बढ़ेंगी, किस तरह से सख्ती बढ़ेगी, कैसे एक प्रशासन इसको दोनों को कैसे सामंजस्य बिठाने की कोशिश करेगा, क्योंकि लोगों से जब भी बात की जाती है तो लोग बहाने बना देते हैं। बेवजह घूमते लोगों से भी अगर बात की जाए तो वह कुछ भी बहाना बनाकर छूटने का प्रयास करते हैं। तो शासन को कैसे पता चलेगा कि इंसान सच में बाहर निकला है किसी काम से या फिर बेवजह घूम रहा है? देखिए, ये जो कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन है, ये एक अंतिम विकल्प सिर्फ इसलिए है क्योंकि यह मजबूरी का रूप धारण कर चुका है। स्वास्थ्य सेवा पूरी तरीके से किस तरीके से रसातल में समा चुकी है, ये किसी से छुपा नहीं है। तो एक लॉकडाउन ही रास्ता बचा है जिसके आधार पर कहीं ना कहीं कुछ बेहतर करने की उम्मीद की जा सकती है। लेकिन लॉकडाउन का दंश पिछले साल भी 70 दिनों का इंदौर शहर ने झेला था और उसके बाद किस तरीके से जवाबदार लोगों ने लापरवाही बरती, भले वो नेता हों, अधिकारी हों, पूरी तरीके से कोरोना को भुला दिया गया। जबकि फरवरी एंड और मार्च पहले सप्ताह में हमने देखा कि महाराष्ट्र में किस तरीके से नए स्ट्रेन ने हलाकान मचाना शुरू कर दिया था। इंदौर शहर मिनी मुंबई है, सभी अधिकारियों सहित आम लोग जानते हैं कि मुंबई से इंदौर का, मध्य प्रदेश का कितना बड़ा कनेक्शन है और कितना ज़्यादा आयात निर्यात सहित यहाँ पर लोगों की आवाजाही होती है।
तो ये एक समझ से बाहर है कि उस समय तमाम जवाबदार लोगों ने दूरदर्शिता का परिचय क्यों नहीं दिया, जबकि मार्च के पहले सप्ताह में स्थितियाँ समझ में आने लग गई थी, एक संकेत मिल गया था, लेकिन उसके बावजूद स्वास्थ्य सेवाओं को अपग्रेड करने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाए गए, स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने की दिशा में कोई ठोस व्यवस्था नहीं की गई और उसी की परिणति आज शहर भुगत रहा है। क्योंकि शुरुआत में जब कोरोना के पेशेंट बढ़े थे तब भी इस दिशा में कोई कदम नहीं बढ़ाए गए, तो आज हालात के जिम्मेदार यही अदूरदर्शिता है जिसका खामियाजा आम लोग भुगत रहे हैं। तो लॉकडाउन या कोरोना कर्फ्यू नाम बदल दिए गए हैं, लेकिन कुल मिलाकर ये सिर्फ एक मजबूरी है, विकल्प नहीं है, क्योंकि ये आप 20 दिन 25 दिन लगाकर सिर्फ कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने का दावा कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद यदि वापस से जब शहर अनलॉक होगा तब इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वापस से ये कोरोना का कहर हम पर नहीं बरपेगा। इसलिए ज़रूरी है कि अब इस बीमारी से निपटने के लिए सिर्फ और सिर्फ अपनी स्वास्थ्य सेवाओं को इतना बेहतर कर लिया जाए कि कहीं ना कहीं अगर पेशेंट्स बढ़ते भी हैं तो उन्हें समुचित इलाज मिल पाए, जो होम आइसोलेशन में है उनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग हो। हमने देखा कि जनवरी फरवरी के बाद होम आइसोलेशन में जो लोग हैं उनकी मॉनिटरिंग बंद कर दी गई, कोरोना पेशेंट सड़कों पर आराम से घूम रहे थे, उन्हें कोई देखने वाला नहीं है। विदेश से जो लोग आने वाले थे उनकी जिस तरीके से ट्रेसिंग की जानी थी वो बंद हो गई। शहर में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जो एक पूरा अभियान छेड़ा गया था, पूरा एक रूम बनाया गया था, कंट्रोल रूम, वहाँ की सेवाएं शिथिल कर दी गई। तो कहीं ना कहीं जिस तरह की लापरवाही बरती गई है उसी का खामियाजा लोग भुगत रहे हैं। और अब सिर्फ और सिर्फ सबसे बड़ा उद्देश्य सरकार और प्रशासन को रखना चाहिए कि स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर की जाए, क्योंकि उसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। भविष्य यहाँ पर उसी में है कि जितनी बेहतर स्वास्थ्य सुविधा होगी उतनी ज़्यादा महामारी की कमर तोड़ी जा सकेगी, क्योंकि बार बार लॉकडाउन या कोरोना कर्फ्यू के माध्यम से आप मजबूरी में लोगों की परेशानी और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं और यह अंतिम विकल्प है। और अब उम्मीद की जाना चाहिए कि अगले महीने केंद्र भी इस मामले में कोई सख्त डिसीजन ले सकता है, इस तरह के संकेत भी मिले हैं। तो ये बात में भी कोई दो राय नहीं है कि अगले महीने यदि देशव्यापी लॉकडाउन एक बार फिर लगाया जाए तो वो दूर की कोई दिखाई नहीं दे रही है। जो है वो लगातार घटता जा रहा है और अब तो वैक्सीन की जो दर है वह भी घटती नजर आ रही है। लोगों में जिस तरह से वैक्सीन को लेकर जागरूकता फैलाई जा रही थी, लेकिन फिर भी लोग पीछे हट रहे हैं क्योंकि लगातार संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो इसके लिए क्या शासन कोई कदम उठाने का सोच रही है या फिर कुछ कोरोना की गाइडलाइन में बदलाव किए जाने की स्थिति बन रही है? देखिए, वैक्सीनेशन के बाद कई लोगों में हमने देखा कि फीवर आता है और ये कहीं ना कहीं उसके असर का तरीका भी है। तो ये भी, इससे भी लोग डरे हुए हैं, कहीं ना कहीं चिंतित हैं कि अगर इस दौर में वैक्सीनेशन के बाद थोड़ा फीवर आ जाता है तो एकदम चिंता पूरे परिवार में आ सकती है। तो ये कहीं ना कहीं एक मानसिक स्थिति है लोगों की, जिसके कारण लोग वैक्सीनेशन से भी अभी फिलहाल परहेज कर रहे हैं। और यही वजह है कि लोग घर से निकलने की बजाय वैक्सीनेशन सेंटर जाने में भी कहीं ना कहीं कतरा रहे हैं। तो इसके लिए भी शासन को कहीं जागरूकता मुहिम चलाना चाहिए या फिर ये प्रयास करना चाहिए कि जो तमाम आशा कार्यकर्ता हैं या जो लोग इसकी वैक्सीनेशन से जुड़े काम में लगे हैं उनके साथ टीकाकरण अधिकारी भी पहुंचे और अगर घर घर में जाकर लोगों से संपर्क किया जाए तो वहीं की वहीं उनका टीकाकरण किया जा सके, तो ये भी एक बेहतर दिशा में कदम बढ़ाया जा सकता है। तो कुल मिलाकर कई दिशाओं में यहाँ पर काम करने की ज़रूरत है, लेकिन वास्तविकता ये है कि उन दिशाओं की सोच और उनके ठोस कदम से हमारा शासन और प्रशासन काफ़ी दूर दिखाई दे रहा है। तमाम जानकारी के लिए और हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। और इंदौर के संवाददाता अभिषेक मिश्रा जी, जिन्होंने अभी जो हालात चल रहे हैं उससे डिजियाना न्यूज़ के माध्यम से सबको रूबरू करवाया, शासन को रूबरू कराया, जवाबदारों को रूबरू करवाया। जिस तरह से मध्य प्रदेश में कोरोना के स्थिति बिगड़ती जा रही है, भयावह स्थिति होती जा रही है और बड़े शहरों के हालात तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं। उसी में बात की जाए इंदौर की, तो अभी इंदौर से सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के क्या हाल हैं वह हमने डिजियाना न्यूज़ के माध्यम से आप लोगों तक तस्वीरें पहुंचाई है कि लोग वहां पर किस तरह से परेशान हो रहे हैं, क्योंकि शासन के लाख दावों के बाद भी, लाख प्रयासों के बाद भी ज़मीनी हकीकत बहुत अलग होती जा रही है। ऑक्सीजन की कमी और रेमडेसिविर की कमी, इंजेक्शन की कमी तो देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन फिर भी कालाबाजारी का दौर लगातार जारी है। कलेक्टर लगातार बैठक ले रहे हैं, क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक हो रही है, लॉकडाउन बढ़ने के संकेत भी दिए जा चुके हैं। हो सकता है कि 1 सप्ताह के लिए लॉकडाउन को अवधि को और बढ़ा दिया जाए, लेकिन उससे भी कोरोना खत्म हो जाएगा, कोरोना संक्रमण की दर कम हो जाएगी, यह कोई पुख्ता बात नहीं होगी। इसके लिए जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा और सरकार को भी अपनी व्यवस्थाएं पुख्ता करनी होगी। यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए डिजियाना न्यूज़ के साथ।